हेलो गाइस, मैं राकेश कुमार है आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस डॉट ए सर। और आज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। गाइस, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी में रिलेशन क्या होती है। तो आज हम लोग तड़का लगाने वाले हैं किसकी, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है। दूसरी चीज कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जिनकी लैंग्वेज हिंदी है, तो वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो में हिंदी भी यूज करता हूं। कोई मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए नहीं है ये, मतलब कि आप हिंदी लैंग्वेज के लिए और साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड आप देख सकते हो वीडियो, कोई इशू नहीं है यार। हर बोर्ड का सिलेबस एक ही होता है। कहीं ना कहीं आपको ग्रेविटेशन यहाँ पढ़ना है तो दूसरे बोर्ड में आपको ग्रेविटेशन पढ़ना ही पढ़ना है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पढ़ना ही पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है। तो आप उससे बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल जरा सा भी ना घबराए, ठीक है। तो यहां पर जो आज हम पढ़ने वाले वो है, उस टॉपिक का नाम है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। यानी कि किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आवर्तकाल। टाइम पीरियड की हिंदी होती है बच्चों आवर्तकाल। तो इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग लगा ले, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। और हिंदी मीडियम वाले इसका क्या लगा ले, तो हिंदी मीडियम वाले इसका हेडिंग लगा ले क्या, कि उपग्रहों का आवर्तकाल। उपग्रहों का आवर्तकाल। बच्चों, जहां तक की बात है टाइम पीरियड और आवर्तकाल, तो आई थिंक कि जब आपने सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार गति पढ़ा होगा, तो उस वृत्ताकार गति में, उस सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो जब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन पर गति कर रही है, सर्कुलर पाथ पर गति कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो वो वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर जितनी सेकंड में लगाता है, वह टाइम, वह समय, वह सेकंड जो है उसका आवर्तकाल कहलाता है। समझ में आया। यानी कि अगर मान लो कि ये मार्कर है, मार्कर इस वृत्ताकार पथ पर ऐसे वैसे घूम रहा है इस तरह से, और मान ली कि मार्कर यहां से चलना शुरू किया। अब एक चक्कर ऐसे काटते काटते जब यहां पे फिर से आ गया तो एक कहलाएगा एक चक्कर, और यहां से ऐसे घूमते 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 फिर यहां आने में जितना इसको वक्त लगा, जितना इसका टाइम लगा, उसी टाइम को हम बोलते हैं आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड। तो उसी तरह से यहां पर जो है वो टाइम पीरियड हम किसकी पढ़ने वाले हैं, तो सैटेलाइट की। किसकी टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं, सैटेलाइट की। अब बात आती है कि सर सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये तो पता है कि सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के ऑर्बिट में, यानी कि उपग्रह पृथ्वी के कक्षा में क्या होता है, चक्कर काट रहा होता है। चाहे कोई भी, सिर्फ पृथ्वी नहीं, कोई किसी भी ग्रह का उपग्रह हो सकता है, किसी भी ग्रह का उपग्रह। और जब किसी भी ग्रह का उपग्रह उसके कक्षा में चक्कर काटेगा तो वो कक्षा में किस तरह से गति करता है, वृत्ताकार गति करता है। ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और जब वो मतलब कि उस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होगा, तो एक चक्कर जितनी सेकंड में पूरा कर लेगा वही कहलाएगा क्या, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह का आवर्तकाल। ठीक है। मान लो कि ये अर्थ है, हमारा जो फिस्ट है क्या है, मान लो कि ये अर्थ है और ये मार्कर हो गई सैटेलाइट। अब ये मार्कर यहां से ऐसे 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 इसको चक्कर काट रहा है। अब मान लो कि ये मार्कर यहां से ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे चल रहा है, फिर से यहां पर पहुंचा। अब ये एक चक्कर जितने देर में, मार्कर को हम क्या एज्यूम किए कि सैटेलाइट है। अब ये एक चक्कर यहां से ऐसे चलते 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 यहां पर फिर से जितना पहुंचा, अब फिर से यहां पर आने में जो एक चक्कर जो पूरी जो कर रहा है, और इस एक चक्कर में जितनी इसकी टाइम जाया हो रही है, उसी टाइम को हम क्या बोलेंगे, आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम पीरियड का डेफिनेशन बताओ, तो क्या बता सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का डेफिनेशन क्या बता सकते हो। तो इसका आराम से लिख सकते हो क्या, कि इट इज
टाइम, it is time taken by satellite, it is time taken by satellite to complete one revolution अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ नहीं है, काम करते हैं यहाँ पे अराउंड प्लेनेट लिख देते हैं, अराउंड प्लेनेट। और प्लेनेट में कुछ भी हो सकता है, अर्थ वगैरह कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया अर्थ। तो अराउंड प्लेनेट यानी कि अर्थ, इट इज टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड प्लेनेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट, ठीक है। यानी कि किसी सैटेलाइट को किसी ग्रह के एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है, जो समय जाया होता है, जो समय लगता है, उस समय को हम क्या बोलते हैं? तो उस समय को हम बोलते हैं बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। It is time taken by satellite to complete one revolution around planet is called time period of satellite, and it is represented by कैपिटल T। हिंदी में इसी को क्या लिखेंगे? तो हिंदी में क्या लिखेंगे कि किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के एक चक्कर पूरा करने में लिया गया कुल समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाता है। और तो और क्या कि इसे कैपिटल T द्वारा सूचित किया जाता है। किधर बच्चों? तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगा कि इट इज टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड प्लेनेट, यानी कि अर्थ, प्लेनेट में कुछ भी हो सकता है, अर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, कोई भी ग्रह हो सकती है, पृथ्वी मान लो, मार्स मान लो, जुपिटर, सैटर्न, कुछ भी हो सकता है। इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। हिंदी में कि किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के एक चक्कर पूरा करने में लिया गया कुल समय आवर्तकाल कहलाता है और इसे T द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े। चलो ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा याद कीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, ठीक है ना। मैं यहां से डेरिवेशन करता हूं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे टाइम पीरियड का डेरिवेशन क्या होता है। अब जो है इसको हम यहां से क्या करते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। तो ए लीजिए। तो बच्चों पिछले जो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। थोड़ी सी उसको हम इसको एक बार इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, इसके बाद हम आगे की बात हम करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़े थे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, तो वो होता है √Gm/r। और क्या पढ़े थे? और पढ़े थे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, यानी कि प्लाइन वेग। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षीय वेग, और ये होता है प्लाइन वेग। प्लाइन वेग क्या होता है, तो वो होता है √2Gm/r। यही पढ़े थे ना? यस सर। और ये भी बताए थे क्या कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि प्लाइन वेग और कक्षीय वेग में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो वो बताए थे कि प्लाइन वेग बराबर √2 VO, यानी कि प्लाइन वेग
कक्षीय वेग का √2 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सब फॉर्मूला, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम इसको यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, हमें डिराइव क्या करना है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, यानी कि किसी भी उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगी। अगर कोई उपग्रह जो है वो किसी भी ग्रह के चारों ओर घूम रहा है तो उसकी आवर्तकाल क्या होगी। मान लीजिए कि यहां पर है बच्चों अर्थ, ये क्या है, तो मान लीजिए कि ये है यहां पर अर्थ, ये है अर्थ की सेंटर, और अर्थ की सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है, अर्थ की सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, कहां तक, सरफेस तक, अर्थ के सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस है कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। कोई दिक्कत। इस अर्थ का मास भी होगा बच्चों कितना, तो कैपिटल एम। अब मान लिए कि इसके सरफेस से यहां से एच हाइट पर यहां पर कोई जो एक सैटेलाइट है, यहां पर कितना, तो स्मॉल एम का, वो कुछ ऐसे सैटेलाइट कैसे मूव करता है, तो सैटेलाइट जो मूव करता है सर, वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो यहां पर एक एच हाइट पर सैटेलाइट जो है वो मूव कर रही है, कितने हाइट पर, तो एच हाइट पर अर्थ के सरफेस से। अगर हम इसके सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस यहां से यहां तक की निकाले तो फाइनल डिस्टेंस क्या हम लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं। कोई दिक्कत, स्मॉल आर। और यहां से देखो तो स्मॉल आर बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, छोटा वाला आर। और सतह से सैटेलाइट तक के, एस फॉर सैटेलाइट तक की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल एच, और सतह से सेंटर तक की डिस्टेंस कैपिटल आर। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर है, तो कैपिटल आर प्लस एच के बराबर में है। क्लियर। चलिए अब थोड़ी सी ये बताएं हमें कि टाइम की फॉर्मूला क्या होती है। टाइम जैसे आपने पढ़ा होगा क्या कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, अभी नहीं पढ़ा रहे तो सब क्लास 9th से ही सब पढ़ रहा होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो टाइम को इस तरफ लाओ, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस को उसी तरफ लिखेंगे ना, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो जोर से बोलो जय माता की। हाँ अब देखो, हाँ अब तो धीरे धीरे लोग सर मूड बना हो लगा ना सर कि तोहर मूड धीरे धीरे बना हो। शुरू में तोहर मूडे तो बना हो गुरुजी, धीरे धीरे तोहर मूड बनता, हमेशा के मूड धीरे धीरे बनते। तो कोई बात नहीं बेटा, हमारे तू भी धीरे धीरे मूड बनाओ आराम से। अब देखो, अब ये सैटेलाइट आराम से ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आया होगा, घूमते घूमते यहाँ पर आया होगा, घूमते घूमते यहाँ आया होगा, फिर घूम रहा होगा, 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 यहाँ आया होगा, अरे वैसे घूमते घूमते फिर से यहाँ आ गया। अब जैसे ही यहाँ से ऐसे घूमते घूमते इस तरफ से ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे फिर से जब यहाँ पहुंचा तो उसको हम क्या बोल दिए कि भैया इसका एक चक्कर पूरा, यानी कि एक चक्कर यानी कि वन रिवोल्यूशन पूरा। और जैसे ही ये एक चक्कर पूरा किया, वन रिवोल्यूशन पूरा किया, और किस पथ पे घूम रहा है, तो सर ये तो पता है कि सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्ताकार पथ। और जब सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो इस सर्कुलर पाथ पर घूमते घूमते जब एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, तो बताओ जब एक चक्कर पूरा करेगा तो एक चक्कर किसके बराबर पूरा करेगा, गुरुजी ये लगित ना हो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर कर को। हाँ सही बात, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर, यानी कि किसके बराबर, तो वृत्त के परिधि के बराबर, वृत्त के परिधि के बराबर। कोई दिक्कत, तो यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर हो रहा है, तो वृत्त के परिधि के बराबर हो रहा है, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर हो रहा है। तो अब बताइए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है जी, यानी कि क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 2πr होता है ना जी, तो यहाँ पे अपन 2πr लिखेगा ना। हाँ सर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और बताइए
ये तो पता है ना कि जब ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा ना जी। कौन फोर्स लग रहा होगा जी? अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। ये सर एक तो अगर एगो तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगी तो एगो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी लगती ना महाराज ध्यान अर्थवा। ये देखो सेंटर की तरफ लग रहा है ग्रेविट, इधर कहते हैं एफ सी। ये सर ये लगे थे कि अशोक चक्र बन गई महाराज। एफ सी किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। और ये जो घूम रहा होगा जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी कौन होगी? तो वो तो वेलोसिटी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से घूमता है कोई सैटेलाइट? जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से घूमता है? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि vo। और ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी? तो परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होगी? यानी कि लंबवत। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? लंबवत। और टेंजिएंट रहेगा। ये जो सर्कुलर पाथ पे जो घूम रहा है ना, बिल्कुल उसका टेंजिएंट रहेगा। देखो एकदम इससे सटा हुआ, ऐसे चिपका, एकदम चिपको आंदोलन की तरह। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, देखो लंबवत 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। यानी कि वेग जो होता है इसके कितना, इसके त्वरण के सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय त्वरण के लंबवत इसका वेग होता है। और किस वेग से घूम रहा है? तो vo से। vo यानी कि ऑर्बिटल यानी कि कक्षीय वेग से वो आराम से ऐसे इसमें चक्कर लगा रहा है। तो डिस्टेंस तो हमें मिल गया 2πr, यानी कि ये हमें दूरी मिल गई। और वेलोसिटी कितना मिल, स्पीड की बात करेंगे क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन भी इंक्लूड कर लेगा। तो हम किसकी बात करेंगे? स्पीड की। स्पीड कितनी हो जाएगी? तो स्पीड बराबर vo। और vo कितना? तो √gm/r। कोई दिक्कत? यानी कि चाल किसके बराबर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कक्षीय चाल के बराबर। जिस चाल से वो घूम रहा है वो कौन सा चाल है? तो वो कक्षीय चाल है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कोई परेशानी? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड t बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना? तो 2πr अपॉन क्या लिखेंगे? टाइम की जगह हम क्या लिख देंगे? v0। यानी कि vo। और vo का मतलब क्या? कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना? तो यहां पर भी लिखा है √gm/r और यहां पर भी लिखा है √gm/r। तो इसलिए हम यहां पर डाल दिए वैल्यू v0। अब यहां पर v0 की वैल्यू हम डालेंगे। इसको हम मिटाएं। यहां तक बात समझ में आ गई ना? इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा। ये लीजिए, रम तररम तरमस्ते मस्ते तररम तररम तरमस्ते मस्ते तररम तररम दम, ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना। बस बड़ा मस्त गाना है गुरुजी। अब देखो t इक्वल टू हो गया बच्चों 2πr अपॉन v0। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे कि t इक्वल टू 2πr। इसको ऊपर में लिख लेते हैं, इधर सबसे अच्छा रहेगा। इसको यहां पे लिखें। तो यहां से क्या लिखेंगे? t इक्वल टू 2πr अपॉन v0। और v0 किसके बराबर होता है? इसको इधर न लिख, इधर लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आराम से देखो, यहां पर t इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 2πr अपॉन v0 यानी कि vo यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहां से t इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? t इक्वल टू आ रहा है 2πr अपॉन vo। और vo किसके बराबर है? तो vo देखो यहां पे लिखा हुआ है vo बराबर √gm/r। तो क्या हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि √gm/r हो जाएगा? होगा कि नहीं? और ये तो पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या लिख रखे हैं? तो यहां पे लिखा हुआ है हमारा स्मॉल r। और यह स्मॉल r किसके बराबर है? तो यहां से यहां तक के h और यहां से यहां तक के r, दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला हमको स्मॉल r मिल जाएगा, है ना? खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको देखो। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस r को जब ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? तो t इक्वल टू 2πr। और r सिर्फ r का मतलब क्या? कि पावर 1। और जब यहां पर √r को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? 1/2 ऐड होगा। तो और नीचे में क्या रह जाएगा? सिर्फ √gm। और यहां से क्या आ जाएगा कि t इक्वल टू
2 पाई r टू द पावर 3/2 अपॉन रूट gm, और यही बन गई टाइम पीरियड का पहला फॉर्मूला। बजाओ ताली, बजाओ ताली। टाइम पीरियड का हमारा पहला फॉर्मूला आ गया, आवर्तकाल का पहला फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। अब देखो इसमें सिंपली करना क्या है, 2 पाई कांस्टेंट है, कोई दिक्कत, gm कांस्टेंट, r की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लो। क्या क्या कि r बराबर पता है कि कैपिटल R प्लस यहां से यहां तक की हाइट और r इसके रेडियस को ज्वाइन करो, ऐड करोगे तो फाइनली आपको स्मॉल r मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक? नो सर। इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा सा। तो यानी कि हमें यहां से टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला मिला है एक, वो क्या मिला है, तो वो मिला है t इक्वल टू क्या मिला है, 2 पाई r टू द पावर 3/2 अपॉन रूट gm। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, जल्दी से इसको छापे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है सर, अगर हम इसको एच के फॉर्म में लिखे तो देखो सिंपल, एक सिंपल फॉर्मूला बना के दिखाएं। देखो ये डेरिवेशन को फिर से देखो, इसको पहले छापो, इसको फिर मैं इरेज करूंगा। छाप लिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, मैं इसको इरेज करता हूं। हो गया, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा इसको यहां से हम चौचक बनाना शुरू करें, एकदम चकाचक। देखो बच्चों, इस पर से अगर रूट हटेगा तो टी स्क्वायर और इसके ऊपर क्या होगा, ये स्क्वायर बन जाएगा और ये भी क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r अपॉन, और इसके पर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी आपके बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। यहां से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन क्या कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा gm अपॉन ए क्या है r कहां, अपॉन सिर्फ r ही, अब इसको रखो। अब इस r को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये r ऊपर जाएगा तो हो जाएगा r क्यू अपॉन gm। कोई दिक्कत? नो सर। कोई परेशानी? नो सर। ये सर इतना ज्यादा घुमावा ना हो कि महाराज यहाँ दिमाग एकदम घूम जाओ। एक एगो चीज के लिए इतना इतना फार्मूला बताऊं तो अकबका के एकदम जो ठूसले जाए तो मरते, एगो इतना छोटा चीज है टाइम पीरियड, इतना इतना फार्मूला दे अकबका के मर ना जाएंगे महाराज। बेटा अकबका के मत मरो। एक बात बताओ, तेरा गर्लफ्रेंड के 10 अंक के नंबर तेरा उतना जल्दी याद हो जाता है, ये तेरा एगो फार्मूला तुमसे याद नहीं होगा? सो बताओ, एगो फार्मूला में इतना ज्यादा कंफ्यूजन। गर्लफ्रेंड के नंबर तुरंत याद होगा, 95, 96, 97, 98, 99 सब तुमको याद होगा, अभी तुमको याद ही नहीं होगा। ठीक कर रहा है, नखड़ा खाली करता है। देखो यहाँ, तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पे क्या होगा कि टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r के पावर क्यू, r जो के पावर क्यू, और क्या हम इस r की जगह एक कैपिटल R प्लस H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैपिटल R प्लस H। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये लीजिए, मैंने लिख दिया क्या, कैपिटल R प्लस H के पावर क्यू अपॉन, अच्छा gm। आप याद कीजिए जब आपको हम पढ़ा रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या बताते कि g इक्वल टू क्या बताते, gm अपॉन r स्क्वायर होता है। तो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि gm इक्वल टू gr स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया gr स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इस टी स्क्वायर के ऊपर से वापस स्क्वायर हटा के देखिए, अब देखिए कितना मजा आएगा। यहां से क्या कीजिए, टी स्क्वायर से क्या कीजिए, स्क्वायर को हटाइए तो क्या होगा, इसके ऊपर रूट पड़ेगा, और रूट पड़ेगा तो 4 पाई स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 पाई। ये तो रूट में ही रह जाएगा, यहां पर आर स्क्वायर है, इसको अपॉन कर दो, ये आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा आर। कोई दिक्कत? अब देखो बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब के सब रूट में, तो रूट में क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, जी। ये बन गया फॉर्मूला, एक और नया डेरिवेशन आ गया। अरे वाह 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 गुरुजी, एकदम चौचक बना दिए महाराज। खाली टी के एकदम मारे कर रहे हैं, जब देखिए तब टी के मार कर रहे हैं। तो बेटा मार करेंगे नहीं, जब तक मार देंगे तो सुधरेगा नहीं। चलो ठीक है, हो गया।
तो यानी कि यहां पर एक और टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला मिल गया। क्या? तो देखो अब वो करना क्या कि सिंपली अगर स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई है भैया, तो आप स्मॉल आर की वैल्यू डाल दो, जी एम ये सब की वैल्यू डाल दो, आप फाइनली आप टाइम पीरियड कर लो। अगर आपको स्मॉल आर का वैल्यू नहीं पता है, आर और एच के फॉर्म में दिया है, तो फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो कि टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर और रूट ओवर क्या हो जाएगा आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन क्या लिख देंगे जी। तो दूसरा फॉर्मूला आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बाप रे बाप, ये गुरुजी अब बस कर जी, एगो ई फॉर्मूला बतला, फिर एगो ई फॉर्मूला बतावा, आओ का एक आध गो बताऊं? हाँ बतावेंगे। जब तुम्हारा यही इच्छा है कि एक आध गो और फॉर्मूला बता दे टाइम पीरियड का, देखो हम इतना डिटेलिंग, इतना ज्यादा डिटेल्स, इतना ज्यादा फॉर्मूला, हर तरह से फॉर्मूले का डेरिवेशन क्यों करते हैं? क्योंकि भैया हम हर चीज का, आपका सिर्फ बोर्ड का एग्जाम ही नहीं हमारा, मतलब कि हमारा मकसद सिर्फ आपके बोर्ड का एग्जाम, तो जितना भी आपको थ्योरी बताए उतना ही में आपका बोर्ड का एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि अगर आप कंपटीटिव भी, कंपटीशन भी करते हो, आईआईटी नीट वगैरह सब का, तो आपका उसमें भी आपका सिलेक्शन हो, मेरा मेन मोटिव ये है। इसलिए मैं हर तरह से मैं इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन शो करता हूं, ना कि हमें कोई आपको परेशान करने की कोई वो जरूरत नहीं कि मैं आपको परेशान करना चाहता हूं। ठीक है, तो मेन जो रीजन है वो कुछ ये है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए अब देखिए, तो ये तो अच्छा, अगर हम बात करें सरफेस ऑफ अर्थ की, अगर मान लो कि प्लैनेट जो है, अच्छा और ऐसे भी पृथ्वी का जो ज्यादातर जो सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ के आसपास ही घूम रहे होते हैं। कहां घूम रहे होते हैं? तो अर्थ के आसपास में। तो अर्थ के आसपास में जब पृथ्वी के प्लैनेट, जब अर्थ के आसपास में घूमेंगे, तो जाहिर सी बात है, क्या जाहिर सी बात है भाई? जाहिर सी बात यह है कि एच क्या हो जाएगा, काफी छोटा होगा आर से। तो अगर मान लो कि एच इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर जिस प्लेनेट की बात हो, तो अगर इसमें एच को क्या कर दो, 0 कर दो, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन आर, कोई दिक्कत? 2 पाई अपॉन आर और क्या हो जाएगा रूट, एच को 0 कर दो, क्या हो जाएगा आर अपॉन जी, दो तरफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस तरफ क्या हो जाएगा आर अपॉन जी। कोई दिक्कत? नो सर। एक मिनट 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर जी, ठीक है। अच्छा ऊपर में क्यू है ना, अच्छा एक मिनट इसका क्यू है तो क्यू रहेगा ना जी, हाँ क्यू, ठीक है। अब देखो इस आर स्क्वायर से इसका क्यू मरेगा नहीं मरेगा? मर गया क्यू, तो क्या बच गया? तो बच गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन जी, और जब इस टी स्क्वायर पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो फाइनली जो है वो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, तो बनेगा टी इक्वल टू, बाकी सब के ऊपर इधर रूट पड़ेगा, और जब इधर रूट आएगा तो 4 पाई स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 पाई, और आर अपॉन जी तो रूट में ही रह जाएगा, तो हो जाएगा रूट आर अपॉन जी। ये सर यही वाला फॉर्मूला तो एगो पढ़ लियो है किताबा में, ज्यादातर किताब में यही वाला फॉर्मूला मिला हो गुरु जी। तो भैया ये नियरेस्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ के लिए है, ये जो है नियरेस्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट आर अपॉन जी। कब इसको अप्लाई करना है? तो जब क्या हो, जब आपको किताब में लिखा हुआ हो या क्वेश्चंस में लिखा हुआ हो कि भैया h जो है वो r से बहुत 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 छोटा है, तो उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, इसका मतलब कि h क्या है 0 है, और h की वैल्यू 0, और यहां से देख ले डेरिवेशन, तो ये बन गया हीरो, है ना। तो आगे मैयो टी के एगो ई फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला बताऊं गुरुजी? तो देखो एक बात बताओ, तो लोग रे कमीना 3-3 4-4 को गर्लफ्रेंड रखता है, तो ओकर नंबर याद रहता है, ओकर मम्मी के नंबर याद रहेगा, और पापा के नंबर याद रहेगा, और तोरा ये गो फॉर्मूला 3-3 को फॉर्मूला तोरा से याद ना होगा, है करेगा तू बकलोलाई, तू बतियाएगा हमरे, तू अथी बना रहा है, तो 3 को 4 गर्लफ्रेंड रखेगा, ओकर नंबर याद रहेगा,
है, और मम्मी पापा भाई तक के नंबर याद सब रखता है छोट बहन। और इस तुम लोग को यही नहीं समझ में आ रहा इसका, और इसको तुम लोग को इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले तुमको याद नहीं होगा। छापो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। चलिए अब देखिए, तो यहां पर क्या हम बताएं कि ये तो हो गया टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के, और अर्थ एक चीज होता है कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के लिए टाइम जो सैटेलाइट जो आसपास जो अर्थ के सरफेस के जो नियरेस्ट जो सैटेलाइट जो मूव कर रहा था उसका टाइम पीरियड कितना, तो वो होता है 84.6 मिनट। याद रखिएगा इस चीज को, इस वैल्यू को 84.6 मिनट होता है, अप्रोक्सीमेट 84.6 मिनट। यानी कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस में, जो अर्थ के सरफेस के आसपास में जो रहेगा वो एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन कितने देर में पूरा कर लेगा, तो वो 84.6 मिनट में पूरा कर लेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई टाइम पीरियड की बात। और कितना फॉर्मूला, तो 1 2 3। अभी कहां बेटे, अभी रुक जाओ, इसको मिटाएं। चलिए अभी देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लिए कि आपको GRH और इसमें एम आपको ना देके, मास आपको ना देके, यानी कि मास ऑफ प्लेनेट या फिर मास ऑफ अर्थ, जो भी प्लेनेट हो उसका मास ना दिया हो, तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप क्या करोगे? आगे मैयो बापा रे बापा, अब बस कर गुरु जी। एक बात बतावा महाजन, तू आज मारे के चक्कर में का लगल हम सब के, एक तो इतना मनी 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो फॉर्मूला एक चीजवा के लिखवा दिल हूं, और ऊपर से आओ कही तो कि अभी आओ रुक, घनत्व रहला पर का हो, तो अगर तोरा द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है और घनत्व दिया हुआ है, डेंसिटी, तो क्या होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला? कोई नहीं, आओ चुटकी बजा के देखत है कि होवत है। देखो T इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई अपॉन आर और रूट r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन क्या होता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो यही होता है ना, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अच्छा, इस पर से रूट को हटाओ फिर से, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर करो, या फिर इसको रूट को हटाओ, कोई दिक्कत, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या बनेगा, बनेगा टी स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 पाई को हम कितना लिखेंगे, इसको लिख देंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इस तरफ कितना हो जाएगा, हो जाएगा आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी। याद करो, क्या याद करें, खाली बार बार कहते हैं कि याद करो याद करो, कौची याद करें, यही चीज बात तो याद कर रहे हैं, मत याद होगा तब ना याद करेंगे। जब याद कर बैठे तब हमको क्या करें, जब याद कर बैठे तब लगता है कि गर्लफ्रेंड से एक बार बतिया लेंगे तब का मोटिवेशन मिला तो इसको याद कर लेंगे, लेकिन क्या करें, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। पर देख, वो तो चाहती है कि तुम उसके चक्कर में पड़े रहो, याद ना हो। देखो कितना तेज होती है वो सब, छोरी क्या करती है, वो सब की आदत है, वो याद कर लेगी, क्योंकि तू उसके चक्कर में है, तुम जो है उसके चक्कर में है ना, तू सोच रहा है ना कि हम 4 गो रख लें, तू ना हो, लेकिन वो भी 4 गो 5 गो रख ले है, वो भी 4 5 बॉयफ्रेंड के जो है अपना नंबर याद किए हुए है, तो उसको हैबिट हो गया है। लेकिन तुम लोग तो आदत से दम लाचार, सुधरेगा है नहीं। तुम लोग इस पे ना या इसको ना याद, सिर्फ नंबर भी याद करता है, लेकिन वो सब ये भी याद कर लेगी, फॉर्मूला याद कर। देखो तू ऐसे ही पीछे रह जाएगा, तो जो है ना, फिर अगर याद ना है तो वही इंटर में फिर 0 और लोग इंटर टॉप, फिर जई होगा पास, जानू सोना बाबू सोना जादू टोना लेके जाना फिर गुलाब, फिर वही जवाब देगी। हाँ एगो फार्मूला तो याद नहीं रहेगा, कसम खा रहा कि तो जीवन भर याद रखेंगे, कहाँ से याद रखेगा? 2 गो फार्मूला सर लिख से याद हलो, नहीं याद हलो, और हमरे याद रखे में, तो इसलिए याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अब क्या होगा कि टी स्क्वायर इक्वल टू, याद, अच्छा हाँ, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पर इसके साथ में और क्या है, तो और है इसके साथ में भैया आर प्लस एच का होल क्यूब। अच्छा इस जी, अब याद कीजिए क्या, ये सर बार बार आप याद करवाते हैं जी, बार बार आप याद करवा देते हैं गे मैयो। याद करो इस जे की वैल्यू हम कैसे लिखते थे, जब हमको डेंसिटी दिया हुआ रहता था तो ऐसे लिखते थे कि 4/3 पाई आर रो जी, यही लिखते थे ना। हाँ याद आ गया, का कहियो हमरा याद ना हो, लेकिन तुम लिखना ना तो याद आ गलो, वही होगा, याद नहीं करोगे तो। देखो इस जी की जगह क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर रो इंटू जी। अब देखो अब क्या होगा,
इस पाई से इसका स्क्वायर मरेगा, 4 से 4 मरेगा, तो क्या बच जाएगा? तो बच जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर में एक पाई है ना, अच्छा ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा ना, नहीं मरा है सही से। लो ऐसे यहाँ पर गिजर बिजर लगी तो लो फिर से लिख दे रहे हैं। नीचे में क्या है? आर स्क्वायर, और इस जी के जगह क्या लिखे हैं हम? 4/3 पाई आर रो जी। पाई से उसका स्क्वायर मरा था, 4 से 4 मरा था, ये 3। अब ये 3 कहाँ जाएगा? तो अब ये 3 जाएगा ऊपर, तो ऊपर में हो गया 3, एक पाई बचा हुआ है तो एक पाई बचा देंगे और रह जाएगा आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन अब क्या हो जाएगा नीचे में? आर स्क्वायर और आर कितना बन जाएगा? आर क्यूब बन जाएगा, और साथ साथ रो इंटू जी, साथ साथ रो इंटू जी। तो यहां से अब इस टी स्क्वायर पर से स्क्वायर को हटाओ तो इधर सब के ऊपर क्या हो जाएगा? रूट बन जाएगा। तो आ गया टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा रूट ओवर 3 पाई इंटू आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। आगे माइयो अब फेफड़ी फूल गलो सर, अब बस करूं। अभी कहां से? अभी रुक, ये तो बन गया ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला। कब? जब आपको डेंसिटी दिया हुआ हो तब। याद रखिए इसको। कब? तो जब आपको घनत्व दिया हुआ हो। क्या दिया हो? घनत्व रहने पर यानी कि डेंसिटी रहने पर इसको इस्तेमाल करना है। इसको कब इस्तेमाल करना है? तो डेंसिटी रहने पर। इसको कब इस्तेमाल करना है? तो जब आपका हाइट और रेडियस दिया हुआ हो तब। इसको कब इस्तेमाल करना है? आर अपॉन जी, जब पृथ्वी के क्लोज में हो तब डायरेक्ट आर अपॉन जी लगा लीजिए। इसको कब इस्तेमाल करना है? पृथ्वी का नहीं, किसी भी प्लेनेट का। ध्यान रखिए किसी भी प्लेनेट का त्रिज्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ, लिखा हुआ है कि वो अर्थ सतह के नजदीक है, तब इसको लगा लीजिए। और इसमें जब हाइट दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ तब इसको लगा लीजिए। और अगर हाइट त्रिज्या न देके डायरेक्ट इसके केंद्र से दूरी दे दिया है उपग्रह की, तब इस फॉर्मूला को लगाइए। तीनों कंडीशन बता दिए। क्या? पहला फॉर्मूला कब? तो जब केंद्र से उपग्रह तक की दूरी यानी कि सेंटर से, प्लेनेट के सेंटर से ग्रह के केंद्र से सैटेलाइट यानी कि उपग्रह तक की दूरी दिया हुआ है, तब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जब प्लेनेट के सरफेस से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस यानी कि एच दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, यानी कि ग्रह के केंद्र से ग्रह के सतह से उपग्रह तक की दूरी यानी कि ऊंचाई दी हुई है, तब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे। और जब किसी भी ग्रह के आसपास अगर घूम रहा हो, किसी भी ग्रह के सतह के नजदीक अगर घूम रहा होगा, तब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे। और जब उस ग्रह की डेंसिटी यानी कि घनत्व दिया होगा, तब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे। तो 1 2 3 चारों कंडीशन अब बतला दिए। हमारा यहां पे टाइम पीरियड का कहानी खत्म। इसको भी यह ध्यान में रखिएगा। अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस कब? अभी एक चीज बाकी हो। हाय 1 2 3 4 आगे मैं यो 4 गो पहले से 3 गो हलो, अब 4 गो हो गलो बप्पा। अभी पता ना का हो। तो देखो अभी कहां, अभी तो होबे करेगा। देखो अब क्या होता है बच्चों कि आपको टाइम पीरियड मान ली कि दे दिया, रेडियस वगैरह सब कुछ दे दिया। अब अक्सर टाइम पीरियड देके आपसे पूछा कि भैया बताओ कि हाइट क्या होगा। हाइट क्या, ये कुछ पूछ दिए। अरे भाई अगर मान लो कि तुमसे पूछ दिया कि उपग्रह उस ग्रह की सतह से कितनी ऊंचाई पर है, नहीं समझा? यानी कि जो उपग्रहवा जो घूम रहा है ग्रहवा के चारों ओर, आजकल तो बेटा तोरा ग्रह घेर लो, गोल गोल घूमी थी ग्रह घेर ले हो। तो जो उपग्रह जो घूम रहा है ग्रह के चारों ओर, तो वो सतह से कितनी ऊंचाई पर वो उपग्रह घूम रहे थे, ये कैसे निकालेगा? ऊंचाई बा, अच्छा ऊंचाइयों निकालना है। हाँ तब तो देखो कैसे निकालेंगे। यानी कि कोई सैटेलाइट अगर प्लैनेट्स के चारों तरफ अगर घूम रहा है तो उसके सरफेस से कितनी हाइट पर घूम रहा है, इस हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर देखो बाबू कैसे करेंगे। देखो इसको अभी मिटाते हैं। देखो फिर से इसको उठाओ, हम इसको यहां से उठा ले, इसी को डेरिवेशन करेंगे यहां से। हाँ ये सब सारी चीजें आ जाएंगे, ठीक है। यहां से तो यहां से इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड वाला हमें ए वाला फॉर्मूला उठाना था। तो इस वाले फॉर्मूले को जब फिर से तोड़ेंगे या स्क्वायर करेंगे तो हमको यही मिलेगा ना। तो इसको हम डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है लिखा हुआ कि टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या है तो
वेरी वेरी सॉरी, आर स्क्वायर, और इसके साथ साथ में और क्या है, तो साथ में इसका है क्या कि आर प्लस एच का होल क्यू और अपॉन में क्या है जी। कोई दिक्कत? एक काम करो, इस आर स्क्वायर को इस तरफ लाओ, जी को भी इस तरफ लाओ, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू जी बराबर इस तरफ क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का होल क्यू। अब क्या करेंगे, आर प्लस एच के होल क्यू को इस तरफ रखेंगे और 4 पाई स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर प्लस एच का होल क्यू बराबर बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन ए 4 पाई स्क्वायर कहाँ जाएगा, इस तरफ आएगा तो नीचे ना जी, ये लो 4 पाई स्क्वायर नीचे। कोई दिक्कत? अच्छा सॉरी, ये होल क्यू है ना, देखो बार बार इतना पता नहीं आज मिस्टेक क्यों हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो सिंपली यहां से Q को हटाना है, तो उस तरफ जब Q जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर में ही लिखते हैं, शायद नीचे में आप लोग को दिखेगा नहीं। तो यहां से R प्लस एच के ऊपर से जो होल क्यू, जो R प्लस एच पर जो होल क्यू है, इस होल क्यू को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ आएगा तो इसके ऊपर पावर कितना जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि R प्लस एच इक्वल टू, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन कितना 4 पाई स्क्वायर के पावर कितना 1/3। कोई दिक्कत? और यहां से हमको मिल गया कि h बराबर r को उस तरफ ले जाओ तो माइनस कर दो इन सब में से, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर के पावर 1/3 माइनस आर, और ये बन गया ऊंचाई का फॉर्मूला। गे मैयो, अरे बाप रे बाप, इतना फॉर्मूला याद कर भाई सर। तो बेटा देखो, अगर बनना है IITian, बनना है डॉक्टर, नीट देना है, तो नहीं याद करेगा तो दवाई के नाम कैसे याद होगा रे बुढ़चोंधर आदमी है। सोचो थोड़ा सा, जरा सा भी एकदम, मतलब कि सोचना नहीं है, सोचो। तो ये एक फॉर्मूला, ये भी आपके लिए VVI, और तो और 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 ये भी आपके लिए VVI। पता नहीं किस तरीके से आपसे पूछ दे, पता नहीं किस तरीके से आपसे पूछ दे, किस तरह से आपको आंसर देना पड़े, किस तरह से ऑप्शंस हो सकता है आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दे, हो सकता है इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछ दे। तो आपको इस सब चीज के लिए आपको एकदम तैयार रहना होगा, हर चीज के लिए। ठीक है, अब जो है हमारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे एक चीज, जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में, कौन वाले में, इस वाले में, ये जो t इक्वल टू क्या है 2 पाई r के पावर कितना है 3/2 अपॉन कितना है √gm। यहाँ पे देखो 2 पाई क्या है कांस्टेंट, √gm ये सब क्या है, सब के सब कांस्टेंट। तो क्या हम यहाँ से स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर का, टी स्क्वायर डायरेक्टली सॉरी आर क्यू का, टी स्क्वायर किसका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यू का। और जब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यू का, और यहीं से आपका शुरू होता है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि जो केप्लर्स ने जो ग्रहों की गति का जो नियम दिया था वो यहीं से शुरू होता है। और अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि केप्लर्स द्वारा दिए गए ग्रहों के गति के नियम, कि ग्रह कैसे गति करते हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी मैंने एक बात की थी कि कहीं ना कहीं इलिप्टिकल पाथ होता है, वो इलिप्टिकल पाथ पे गति करते हैं। उसमें एक मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस होता है, एक सेमी माइनर एक्सिस होता है, तो फिर दो सेमी मेजर एक्सिस मिलके एक मेजर एक्सिस बनाते हैं, दो सेमी माइनर एक्सिस मिलके एक माइनर एक्सिस बनाते हैं। तो इस तरह से, तो खैर उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, इलिप्स होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आज के लिए बस ये इतना। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में जो है वो कोशिश करेंगे कि हम इन सब के ऊपर जितना भी, कितना फॉर्मूला हो गया 1 2 3 4 5, इन पांचों फॉर्मूलाज के ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लेके आएंगे। 5 न्यूमेरिकल में सारा फॉर्मूला समझ में आ जाए कि कहां पर इसको किस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस ये इतना। ठीक है, तो आज देखो एक चीज और,
यार अगर वीडियो अच्छा बनता है, आपको समझ में आती है बातें, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार, सब्सक्राइब कराओ चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई इशू हो, कुछ कॉन्सेप्ट अगर बाय द वे समझ में आपको ना आए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओ कि सर ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सर ये आपने जो ये बात बोली है मुझे समझ में नहीं आया कि इसको ऐसे इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, या फिर सर इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहाँ पे, आप कमेंट किया करो, पूछा करो क्वेश्चंस, क्योंकि देखो जितना आप क्वेश्चंस खुद से अराइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।